तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस है किस चीज पे? वेपर प्रेशर के बारे में। वैसे वेपर प्रेशर का हिंदी में मतलब होता है वाष्प दाब। क्या होता है? वाष्प दाब। वेपर का मतलब वाष्प और प्रेशर का मतलब दाब। तो अगर हम वेपर प्रेशर की बात करें, तो अगर सपोज दैट आपका कोई लिक्विड है, ठीक है, किसी कंटेनर में रखा हुआ है कोई लिक्विड, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि एट ए फिक्स टेम्परेचर, एट ए फिक्स टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ लिक्विड और कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा हम कुछ बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि एट ए फिक्स टेम्परेचर, एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, at a fixed temperature, the average kinetic energy, kinetic energy of, हम क्या बोलते हैं? the average kinetic energy of the particle of liquid are constant। ऐसा हम कुछ बोलते हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? एट ए फिक्स टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर कांस्टेंट। ऐसा हम कुछ बोलते हैं। हम कहते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर फिक्स है, मतलब टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है, तो अगर टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, टेम्परेचर आपका क्या है? कांस्टेंट है। किसी आप पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी लिक्विड को स्टडी कर रहे हो, तो आप बोलते हो कि एट ए फिक्स टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर वेरी ना करे, तो जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं उनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है? एवरेज। अब जारी सी बात है, लिक्विड के अंदर एक पार्टिकल तो है नहीं। लिक्विड बहुत सारे टीनी पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, यानी ठीक है, जो लिक्विड है वो लिक्विड आपके बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पे जब एक पार्टिकल तो है नहीं, ठीक है, तो जारी सी बात है, जब बहुत सारे पार्टिकल होंगे तब आप एवरेज टर्म यूज करते हो। तो आप कहते हो कि अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड पार्टिकल होगा वो भी नहीं चेंज होता है, यानी एट ए फिक्स टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर कांस्टेंट। यानी टेम्परेचर अगर फिक्स है आपका, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा आपका लिक्विड पार्टिकल का वो भी क्या होगा? एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होती है लिक्विड पार्टिकल, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, वो भी चेंज नहीं होता है। ऐसा आप बोलते हो। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अगर ये बोल रहे हो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक, काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, आपका क्या बोल रहे हो कि एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलता है, आप ऐसा कुछ बोलते हो लिक्विड के केस में। जैसे आप गैस केस में बोल देते हो कि किसी भी गैस का जो गैस है होता है, गैस का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यानी गैस के पार्टिकल का जो एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, वह टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब तक टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तब तक आप काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होता, आप ऐसा बोलते हो। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जितने भी पार्टिकल इस लिक्विड के अंदर हैं सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, अगर क्या है कि अगर मान लो कि आप बोल रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी आप ऑल द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर कांस्टेंट,
अगर आप ये बोल रहे हो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ लिक्विड और कांस्टेंट, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे लिक्विड पार्टिकल जो है लिक्विड के अंदर, उन सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। वो तो एवरेज एवरेज बात कर रहे हो, तो ओवरऑल मिला करके एवरेज जो निकलेगा काइनेटिक एनर्जी। अब क्या होता है कि लिक्विड के केस में सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो हर एक पार्टिकल की अपनी खुद की एक काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन अगर आप बात करते हो कि लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं, लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है देन अदर पार्टिकल जो बल्क में होते हैं। लिक्विड के बल्क में, यानी इधर सरफेस को छोड़ करके बाकी जो आपका कंटेंट है लिक्विड का, उसमें जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उन, यानी बल्क में जो लिक्विड के बल्क में जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और होती है। और सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कुछ और होती है। और जो सरफेस पे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, हाईएस्ट होती है। सबसे ज्यादा किन टाइप के पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होती है, तो जो सरफेस पे पार्टिकल होते हैं लिक्विड की, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि इसलिए, क्योंकि जब आपका लिक्विड रखा हुआ है, और ये लिक्विड मैंने कहाँ पे रखा है, तो एक ओपन वेजल में रखा, कहाँ पे रखा है, ओपन वेजल में। ओपन वेजल में अगर रखा हुआ है, तो जारी सी बात है, इस वेजल से, ये जो वेजल होगा आपका, इस वेजल के अंदर, यानी ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम सराउंडिंग से क्या कर सकता है, मैटर का भी लेन देन कर सकता है, और साथ ही साथ एनर्जी का भी लेन देन कर सकता है, ठीक है। तो जब मान लो आपका सराउंडिंग में जो हीट प्रेजेंट है, इस हीट को ये लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा, तो हीट इंटर करेगा आपका लिक्विड के अंदर, क्या करेगा, इंटर करेगा लिक्विड के अंदर। तो सबसे पहले जो हीट होगा, उस हीट का सामना किससे होगा, तो सरफेस पे, सरफेस पार्टिकल से इनका इंटरेक्शन होगा हीट का। तो सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा, सरफेस पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, क्योंकि सबसे पहले मुलाकात तो इनका सरफेस के पार्टिकल से ही होगा। ये तो बल्क में है ना। जब ये हीट कुछ कुछ हीट ये क्या कर लेते हैं, सरफेस के पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब कुछ हीट जो बच जाता है बाकी पार्टिकल में ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है आपका सरफेस के पार्टिकल, तो सरफेस के पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम होगी। अब जो सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होने के नाते क्या होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के नाते, ये जो पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है लिक्विड स्टेट में, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जैसे एक पार्टिकल है, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, पार्टिकल मोशन करना चाहेगा, पार्टिकल मूव करना चाहेगा, मोशन करना चाहेगा। लेकिन क्या होता है कि जब ये पार्टिकल मूव करना चाहेगा, इस लिक्विड स्टेट को छोड़ करके, इस लिक्विड को छोड़ करके स्केप करना चाहेगा, तो बाकी पार्टिकल क्या करते हैं, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, इनको थोड़ा सा हीट इनको चाहिए, अगर ये पार्टिकल लिक्विड सरफेस को छोड़कर जाना चाहते हैं, तो इनको कुछ एनर्जी चाहिए, ताकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड, वो क्या हो सके, ब्रेक डाउन हो सके। तो सरफेस के पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होने के नाते क्या होता है, कुछ पार्टिकल सरफेस के जो सरफेस पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, कुछ पार्टिकल सरफेस को छोड़कर, लिक्विड सरफेस को छोड़ करके क्या कर जाते हैं, स्केप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, स्केप कर जाते हैं। स्केप करने का मतलब छोड़ के चले जाते हैं, बच जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं, तो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। तो लिक्विड के जो लिक्विड सरफेस पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ये पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब करके लिक्विड सरफेस को छोड़ करके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, स्केप कर जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसा होता है आपका इवापोरेशन में इवापोरेशन में आप यही बोलते हो ना कि दी कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस
एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट आर कॉल्ड इवापोरेशन। तो यहाँ पे इवापोरेशन जैसा यहाँ पे फिनोमेना होगा। इस फिनोमेना में क्या होगा, लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं जो सरफेस पे होते हैं वह स्केप कर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मान लो, ये तो ओपन वेजल की बात हो गई कि जो लिक्विड रखा हुआ है वो कहाँ पे रखा हुआ है, ऊपर से ढका हुआ नहीं है, यानी ओपन है। क्या है, ओपन है। तो ओपन केस में क्या होता है, जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं वह स्केप करके एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। बट अगर मान लो कि एक कंटेनर, जिस कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है, एक कंटेनर आपका क्या है, क्लोज है। क्या है, आप बात करते हो कि एक क्लोज कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा है, ठीक है, लिक्विड है। सपोज दैट क्या है, लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है। और ये लिक्विड जिस कंटेनर में रखा हुआ है वह कंटेनर कैसा है, क्लोज है, यानी ऊपर से ढका हुआ है, ठीक है। ये आपका लिक्विड है, यहाँ पे आपका खाली स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर भी होगा कि जो सरफेस में जो पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, स्केप करके जो वैकेंट स्पेस है इस स्पेस में चले जाएंगे। क्या कहाँ चले जाएंगे, तो जो वैकेंट स्पेस है इस वैकेंट स्पेस में इसके पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल स्केप करके चले जाएंगे। उससे क्या होगा, जब पार्ट यहाँ पे ये लिक्विड पार्टिकल गैसियस स्टेट में चेंज होकर के, यानी वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे, और चेंज होकर के स्केप होकर के इस वैकेंट स्पेस में चले जाएंगे। तो ऊपर से क्या है, आपका एक वॉल है, तो आपका क्या है, वेजल का वॉल है, ये ऊपर से आप ढका हुआ है। वेजल मतलब ये जो वेजल क्या है, क्लोज है। इस कारण से क्या होगा कि जो यहाँ पे आपके वेपर होंगे, वेपर के जो पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा इवापोरेशन के दौरान, ये क्या होंगे, ये मूव करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो मोशन करते हैं। तो जब मोशन करते हैं तो ये जो रूट ऑफ वॉल है, जो छत है, रूट ऑफ वॉल, छत, रूट का मतलब छत हो गया, मतलब ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे क्या करेंगे, पार्टिकल कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे, टकराएंगे। और टकराने से क्या होगा कि यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप करेंगे। क्या करेंगे, ये जो वेपर है आपके, वेपर पार्टिकल है, जो लिक्विड के बने हुए वेपर है, वो क्या करेंगे, ये पार्टिकल आपके वॉल के रूट पर कोलाइड करेंगे। उससे क्या होगा, जब ये कोलाइड करेंगे पार्टिकल, तो यहाँ पे ये जो आपका वॉल, रूट ऑफ वॉल है, क्या करेगा, रूट ऑफ वॉल एक प्रेशर फील करेगा। क्या करेगा, प्रेशर फील करेगा, यानी ये वेपर क्या करते हैं, इस रूट ऑफ वॉल पे क्या करते हैं, प्रेशर डेवलप करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, डेवलप, प्रेशर डेवलप करते हैं। अब क्या होता है कि जब यहाँ पे कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे आप इससे ऊपर तो जा नहीं सकते, क्योंकि आपका जो वाल लगा हुआ है, ठीक है, क्लोज है। अब क्या होता है, यहाँ पे जब इससे कोलाइड करेंगे, आपके कंटेनर के वाल से कोलाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये फिर से कंडेंस हो जाते हैं, जो वेपर बने थे, वेपर फिर से आपस में जुड़ करके ये क्या हो जाएंगे, इनका होगा लिक्विफिकेशन। क्या होगा, लिक्विफिकेशन। ये वाला जहां देखो, लिक्विड से जब एक गैस में चेंज हो रहा था तो एक कैसा प्रोसेस हो रहा था, इवापोरेशन। कौन सा प्रोसेस हो रहा था, इवापोरेशन, इवापोरेशन, इवापोरेशन। और जब एक जो इवापोरेशन के दौरान जो आपके वेपर बने हैं, ये वेपर वाल के आ, वाल के रूट से टकरा करके, कोलाइड करके, जब एक कंडेंस होके वापस से अब जारी सी बात है, वेपर फिर से अगर कंडेंस होंगे तो किस स्टेट में चेंज होंगे, तो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। यानी यही जो वेपर बने थे वही वापस से कंडेंस होकर क्या हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। और ये लिक्विड फिर से वापस से इस लिक्विड में फॉल डाउन हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होता है कि जब स्टार्ट हुए होते हैं लिक्विड पार्टिकल कन्वर्ट होने में, यानी शुरुआत में जब आपके लिक्विड पार्टिकल चेंज हो रहे होते हैं गैस में, तो यहाँ पे जो स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, इस वैकेंट स्पेस में नंबर ऑफ वेब नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल की संख्या क्या होती है, इस खाली स्पेस में कम होता है। इससे क्या होता है, शुरुआत में वेपर नहीं था इस वैकेंट स्पेस में, इसलिए
रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। इवापोरेशन ज्यादा होता है, ठीक है। बट जब ए लिक्विड कन्वर्ट होने लगते हैं वेपर में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल क्या होने लगते हैं, ज्यादा होने लगते हैं, इनकी संख्या बढ़ने लगती है। उससे क्या होता है कि शुरुआत में देखो रेट ऑफ इवापोरेशन तो ज्यादा था, और रेट ऑफ लिक्विफिकेशन क्या था, रेट ऑफ लिक्विफिकेशन कम था, क्योंकि वेपर बने ही नहीं थे, तो फिर लिक्विफाई होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बट जब ये आपके लिक्विड पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल वेपर में चेंज होकर हो जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ समय बाद, जैसे जैसे समय बीतेगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल इन दिस वैकेंट स्पेस विल इंक्रीजेज। क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है इस वैकेंट स्पेस में वेपर पार्टिकल की संख्या। इससे क्या होता है कि रेट ऑफ यहाँ पे रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए कम हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे वेपर पार्टिकल प्रेजेंट है। क्या है, वेपर पार्टिकल प्रेजेंट है। अब ये लिक्विड अगर पार्टिकल जो चेंज होना चाहते हैं वेपर में, लेकिन सामने इनको दिख रहा है क्या, वेपर पार्टिकल दिख रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस है, इस वैकेंट स्पेस में काफी भीड़ लगी हुई है वेपर पार्टिकल की। इसीलिए इनकी इच्छा नहीं होती है, ठीक है, किसमें कन्वर्ट होने की, वेपर में कन्वर्ट होना ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इस वैकेंट स्पेस में वेपर पार्टिकल प्रेजेंट है। तो यानी इसको जैसे जैसे समय बीतता है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होने लगता है और रेट ऑफ लिक्विफिकेशन ज्यादा होने लगता है, क्योंकि नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल ज्यादा होता है। एक समय ऐसा आता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ एक समय ऐसा आता है एक समय ऐसा आता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन इवापोरेशन और रेट ऑफ लिक्विफिकेशन इक्वल हो जाते हैं। नहीं, जिस रेट के साथ में लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा होता है, उसी रेट के साथ में वेपर लिक्विड में चेंज हो रहा होता है। यानी कुछ समय बाद में एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर। बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर के बीच में आपका एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, और इस इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ लिक्विफिकेशन क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ लिक्विफिकेशन क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी एक किस ऐसा कब मिलता है, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ लिक्विफिकेशन क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब बात करते हो जब ये लिक्विड पार्टिकल अपने सरफेस को छोड़ करके जा रहे होते हैं, तो देखो कोई भी पार्टिकल, जब मान लो आप किसी लैंड पे खड़े हुए हो, ठीक है, क्या लैंड पे, किसी लैंड पे आप खड़े हुए हो, तो अगर मान लो इस लैंड को आप छोड़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, और छोड़ करके ऊपर उठना चाहते हो, क्या होना चाहते हो, ऊपर उठना चाहते हैं, तो ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, ये जो आपका अपने पैरों से, मान लो आपका फूड है, क्या है, फीड है, फीट है, तो ये जो फीट से आपको क्या करना पड़ता है, इस लैंड को नीचे की तरफ एक पुश देना पड़ता है। इसलिए आप पुश देते हो ताकि आप जब लैंड को नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश देते हो, तो ये जो लैंड होता है आपको एक पुश करता है, क्योंकि आप जानते हो न्यूटन का थर्ड लॉ कि कहता है कि एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन, ठीक है। हर एक एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है, और इन दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो अगर आप लैंड को नीचे की तरफ पुश करते हो, तो लैंड आपको क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करता है, तब जाकर के आप क्या होता है, ऊपर उठते हो। क्या होता है, आप ऊपर उठते हो। सेम तरीके से यहाँ पर भी होता है, जब एक लिक्विड पार्टिकल लिक्विड को छोड़ करके, लिक्विड सरफेस को छोड़ करके ऊपर उठना चाहता है,
तो लिक्विड पार्टिकल क्या करता है, अपने सरफेस पे नीचे की तरफ एक प्रेशर डेवलप करता है, ठीक है। और तब जाकर के क्या होता है, लिक्विड किस में चेंज होता है, गैसियस स्टेट में चेंज होता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर को हम, यही चीज डिफाइन यहीं पे, अब कॉन्सेप्ट आपको मिल ही गया होगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ लिक्विफिकेशन इक्वल हो जाते हैं। तो हम वेपर प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब वह स्टेट जिसपे रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ लिक्विफिकेशन इक्वल हो जाता है किसी लिक्विड के केस में। तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट द प्रेशर प्रोड्यूस प्रोड्यूस बाई द प्रेशर प्रोड्यूस बाई द लिक्विड वेपर at equilibrium, the pressure produced by the vapor of liquid on the surface of liquid, on the surface of liquid are called vapor pressure। क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है आपका। तो क्या बोल रहा है कि द प्रेशर प्रोड्यूस बाय वेपर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के वेपर द्वारा इक्विलिब्रियम स्टेट पे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे लिक्विड के वेपर द्वारा लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर डेवलप किया जाता है, वही प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। यानी ये जो पार्टिकल्स, ये जो वेपर, जो वेपर बन रहे थे ना, जो वेपर है, लिक्विड वेपर जो है, ये लिक्विड वेपर, ये सारे लिक्विड वेपर इस सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर डेवलप करेंगे, यही प्रेशर क्या कहलाता है आपका, वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। वेपर प्रेशर कहलाता है। तो ये बात समझ में आ गई। वेपर प्रेशर क्या होता है, तो लिक्विड वेपर के द्वारा लिक्विड सरफेस के ऊपर जो प्रेशर डेवलप किया जाता है, यही प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो वेपर प्रेशर आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। तो लिक्विड वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर डेवलप किया जाता है, उसे क्या बोलते हो, वेपर प्रेशर। तो हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो पहला ही आपका क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। पहला जो फैक्टर है आपका क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। देखो, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कितना होगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वह लिक्विड कैसा है, उस लिक्विड का नेचर कैसा है। जैसे सपोज है कि मान लो ये लिक्विड सरफेस है, ये आपका लिक्विड है, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड है। तो जारी सी बात है, इसके जो प्रेशर हो, जो इसके वेपर होंगे, लिक्विड, जब ये लिक्विड क्या होगा, इवापोरेट होगा, वेपर में चेंज होगा, तो ये वेपर, ये इसके जो सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं। जो लिक्विड सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं, वो लिक्विड पार्टिकल वेपर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और जब ये वेपर में चेंज हो रहे होते हैं, अब ये आपको पता ही है भाई, इसको क्लोज कंटेनर की बात करनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि मैंने वहां से लिया था एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो क्या होता है, ये जो वेपर पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है आपके वैकेंट स्पेस में, ये क्या करते हैं, इसके सरफेस पे प्रेशर डेवलप करते हैं। तो कोई लिक्विड जितना तेजी से, जितना जल्दी जल्दी क्या होगा, वेपर में चेंज होगा, उतना ज्यादा नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल बनेंगे, नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल उतना ज्यादा बनेंगे जितना जल्दी जल्दी कोई लिक्विड वेपर में चेंज होगा। यानी अब देखो, कोई लिक्विड कितना जल्दी जल्दी वेपर में चेंज होगा, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वह लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है।
ठीक है, क्या है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अगर मान लो लिक्विड पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लिक्विड पार्टिकल के बीच में, ये सारे लिक्विड पार्टिकल को मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रहा हूं, तो लिक्विड पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए होगा क्या करने के लिए, तो लिक्विड से वेपर में चेंज करने के लिए। क्योंकि जब ये वेपर में चेंज होना चाहेगा पार्टिकल, ये इस सरफेस को छोड़ करके एटमॉस्फेयर में जाना चाहेगा, तो बाकी अदर पार्टिकल इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल वेपर में चेंज होना चाहता है, तो जब ये चेंज होना चाहेगा, लेकिन क्या होगा कि अदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है आपके लिक्विड स्टेट में, उसको क्या करते हैं, अदर पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इसी कारण से क्या होता है, ये वेपर में चेंज नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इसको वेपर में अगर चेंज करना है आपको, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड पार्टिकल के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, उतना इसको दिक्कत होगा वेपर में चेंज होने के लिए। यानी रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही का क्या होगा, कम होगा। यानी अगर आप बात करते हो कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ही दिक्कत आएगा लिक्विड को वेपर में चेंज होने के लिए। ठीक है, उतना ज्यादा एनर्जी आपको लिक्विड को चाहिए वेपर में चेंज होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड, तो रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही क्या होगा, कम होगा। रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और क्या क्या होगा कि आपका जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड वर्क करेगा, उतना ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए होगा क्या करने के लिए, इवापोरेट करवाने के लिए लिक्विड को। ठीक है, और उससे क्या होगा, अफेक्ट होगा आपका रेट ऑफ इवापोरेशन। यानी रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी आपकी। रेट ऑफ इवापोरेशन उतना कम होगा, क्योंकि एनर्जी जो चाहिए होगी लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए, उतना ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तो एनर्जी आएगा कहाँ से, ज्यादा ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। अब मान लो एक फिक्स टेम्परेचर पे इसकी कुछ डिफिनिट एनर्जी होगी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल विच कन्वर्ट इनटू वेपर फ्रॉम द लिक्विड विल बी लेस, सो रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी लेस। तो एक रिलेशनशिप आपको मिला कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन उतना ही क्या होगा, कम होगा। अब बात आता है, अब बात करते हो किस चीज को लेकर के, कि अब रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, उतना ही कम होगा। जितना कम इवापोरेशन होगा, उतने कम आपके वेपर बनेंगे, क्या बनेंगे, उतने कम वेपर बनेंगे। और जितना कम वेपर बनेगा, उतना उतना कम क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर होगा। अब नंबर ऑफ वेपर ही पार्टिकल ही कम है, तो प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि वेपर पार्टिकल ही तो प्रेशर डेवलप करते हैं इसके लिक्विड के सरफेस पे, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू क्या होती है, कम होती है, लेस होता है, जिस लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, कम होने का मतलब, अब बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है लिक्विड का, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड, वो क्या है, कम है। अब कम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल विच कन्वर्टेड इनटू वेपर फ्रॉम द लिक्विड विल बी ग्रेटर। यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उस लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर को हम लोग शॉर्टकट में वी पी, वी से वेपर, पी से प्रेशर,
क्या होगा, ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, लेसर दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ग्रेटर विल बी वेपर प्रेशर। इसीलिए अब वेपर, अगर आप बात करते हो पेट्रोल की, किसकी बात करते हो, पेट्रोल की और डीजल की बात करते हो, डीजल, तो आपको पता है पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, और डीजल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो कौन सा लिक्विड जल्दी जल्दी वेपर में चेंज होगा, तो पेट्रोल होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। और डीजल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। इस कारण से क्या होगा कि डीजल वाला जो डीजल होगा, ये जल्दी जल्दी वेपर में चेंज नहीं होगा। अब जल्दी जल्दी वेपर में चेंज नहीं होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और जो जल्दी जल्दी वेपर में चेंज होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर आप कंपेयर करते हो बिटवीन दी वेपर प्रेशर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, तो वेपर प्रेशर ऑफ पेट्रोल क्या होगा, ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर ऑफ पेट्रोल इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ डीजल। तो देख लिया आपने कि यहाँ पे वेपर प्रेशर में डिफरेंस आ गया। ठीक है, और ये जो वेपर प्रेशर में डिफरेंस आया है, एक इसलिए आया है क्योंकि डिफरेंट लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो लिक्विड का, यहाँ पे मैं रिलेशनशिप लिख देता हूँ, जनरल, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया, तो मैं इसे लिख देता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का वेपर प्रेशर जितना कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का जितना कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का जितना कम होगा, वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पे एक रिलेशनशिप लिख सकते हो। अब बात आती है दूसरा जो फैक्टर आपको अफेक्ट कर सकता है वेपर प्रेशर को, दूसरा फैक्टर आपका है टेम्परेचर। तो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना आसानी होगी लिक्विड पार्टिकल को उसको उसके सरफेस को छोड़ने के लिए। ठीक है, उतने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल स्केप करेंगे लिक्विड से वेपर में। ठीक है, और उतना ज्यादा प्रेशर, उतना ज्यादा वेपर बनेगा, और जितना ज्यादा आपका वेपर बनेगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है आपका, वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज कर जाता है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर, टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और अब जब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी तो लिक्विड को वेपर में चेंज होना आसान हो जाएगा। और जब आसान हो जाएगा तो उतना ज्यादा वेपर प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा वेपर प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट कर सकता है, वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सबस्टांस। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यही फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, कि इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल सबस्टांस, इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सबस्टांस। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, मान लो दिस इज लिक्विड। ठीक है, अब इस लिक्विड का कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा ही होगा, क्योंकि हर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, तो मान लो कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर समथिंग है। ठीक है, कोई लिक्विड है और इस लिक्विड का वेपर प्रेशर को आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल पी से। पी से प्रेशर होता है,
तो यहाँ पे वेपर प्रेशर के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो, पी, कैपिटल पी यूज कर सकते हो। तो मान लो इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है, सॉरी कम, आप कैसे बोल सकते हो कम, कम नहीं, मतलब इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, इस लिक्विड का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। सपोज दैट वो प्रेशर प्रेशर कितना है, पी है। अब क्या करते हैं हम कि कुछ नॉन वोलाटाइल सबस्टांस ऐड कर देते हैं इस लिक्विड के अंदर, ठीक है, लिक्विड के अंदर, लिक्विड में हम कुछ ऐड कर देते हैं क्या, नॉन वोलाटाइल सबस्टांस, नॉन नॉन वोलाटाइल सबस्टांस। नॉन वोलाटाइल सबस्टांस का मतलब होता है ऐसा सबस्टांस जो वेपराइज नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ऐसा सबस्टांस जो वेपराइज नहीं होता है, वेपराइज, वेपराइज का मतलब कि वो वाष्प में नहीं बदलता है, वेपर में नहीं कन्वर्ट होता है, ठीक है। जैसे आप बात करोगे कपूर की, ठीक है, कपूर की, तो कपूर जो होता है, आपको देख, आप ऐसे ऐसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे तो कपूर क्या होता है, धीरे धीरे करके आपका चेंज हो जाता है, चेंज होने लगता है गैस में, यानी एक गैस में चेंज हो रहा है, यानी गैस का मतलब वेपर में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है, वेपर में। तो ये जो कपूर है कैसा सबस्टांस है, वोलाटाइल सबस्टांस है, क्योंकि ये वेपर में चेंज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप बात कर लेते हो नेपथिलीन की, तो नेपथिलीन भी क्या होता है, वोलाटाइल सबस्टांस होता है, क्योंकि इसे रूम टेम्परेचर पे रखने पर आप क्या देखते हो कि वेपर में चेंज होने लगता है, ठीक है, वेपर में चेंज होने लगता है। तो आपका जो नेपथेलीन है, नेपथेलीन, नेपथेलीन किस टाइप का सबस्टांस है, तो वोलाटाइल सबस्टांस है। बट नॉन वोलाटाइल सबस्टांस ऐसे सबस्टांस होते हैं जो नॉट वेपराइज, जो वेपराइज नहीं होते, क्या नहीं होते हैं, वेपराइज नहीं होते, यानी ऐसे सबस्टांस जो वेपर में नहीं चेंज होते हैं, ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हो, नॉन वोलेटाइल सबस्टांस। अब नॉन वोलेटाइल सबस्टांस ऐड कर दोगे अगर आप, तो ये जो नॉन वोलेटाइल सबस्टांस होंगे इसके सरफेस पे कुछ स्पेस क्या कर जाएंगे, ऑक्युपाई कर लेंगे, ये नॉन वोलेटाइल सबस्टांस, ये जो नॉन वोलेटाइल सबस्टांस है, नॉन वोलेटाइल सबस्टांस इसके सरफेस पे ऑक्युपाई कर जाएंगे, ठीक है, कुछ स्पेस ले लेंगे। तो क्या होगा, सरफेस पे नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल कम हो जाएगा, क्योंकि जो सरफेस पे जो स्पेस था, उस स्पेस में कुछ स्पेस किसने ऑक्युपाई कर लिया, तो नॉन वोलाटाइल सबस्टांस के पार्टिकल ने ऑक्युपाई कर लिया लिक्विड के सरफेस को, ठीक है। इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, तो नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड क्या हो गया, कम हो गया। अब जितना, देखो, अब जितने, अब क्या हुआ कि मान लो पहले इसके सरफेस पे 10 पार्टिकल थे, कितने पार्टिकल थे, मान लो जब नॉन वोलाटाइल सबस्टांस आपने ऐड नहीं किया था, तब सरफेस पे कितने पार्टिकल थे, 10 पार्टिकल थे, कितने पार्टिकल थे, 10 पार्टिकल, ठीक है। तो 10 पार्टिकल क्या कर रहे थे, एक प्रेशर डेवलप कर रहे थे, इसके कारण से प्रेशर कितना था, पी था, सपोज दैट, ठीक है। अब नॉन वोलाटाइल सबस्टांस ऐड करने पे इसके कुछ जो सरफेस पे जो स्पेस था, लिक्विड के सरफेस पे जो स्पेस था, उस स्पेस में कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर लिया नॉन वोलाटाइल पार्टिकल। उससे क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द लिक्विड एट द सरफेस ऑफ लिक्विड क्या हो गया, कम हो गया। अब मान लो कि नॉन वोलाटाइल सबस्टांस ऐड करने पे नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड कितना हो गया, मान लो घट करके 8 हो गया, सपोज दैट 8 हो गया। तो 8 पार्टिकल है। अब 8 पार्टिकल क्या करेंगे, प्रेशर डेवलप करेंगे, क्या करेंगे, प्रेशर डेवलप करेंगे, ठीक है। तो जारी सी बात है, 10 पार्टिकल ज्यादा प्रेशर डेवलप करेंगे देन 8 पार्टिकल, यानी पहले प्रेशर ज्यादा था, अब प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि नॉन वोलाटाइल सबस्टांस ऐड करने पे कि, इसीलिए कहा जाता है कि नॉन वोलाटाइल सबस्टांस ऐड करने पे वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड घट जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सबस्टांस, द प्रेजेंस ऑफ
non volatile substance, the presence of non volatile substance decreases the vapor pressure of liquid। ठीक है, अगर आप किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सबस्टांस ऐड कर देते हो तो उससे क्या होता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मान लो आपका कोई एक सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है, इसमें कोई भी अदर सबस्टांस मिक्स नहीं है, प्योर सबस्टांस, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लो आप क्या है, पी नॉट है, कितना है, पी नॉट है। इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट है। अब इसमें आपने कुछ नॉन वोलेटाइल सबस्टांस ऐड करके क्या बना दिया, इसका एक सोल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया, सोल्यूशन बना दिया। अब इस सोल्यूशन का भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर तो होगा ही होगा। तो नॉन, अब मान लो कि प्योर सॉल्वेंट का आपका वेपर प्रेशर कितना था, तो पी नॉट था। और आपने क्या किया, इसका एक सोल्यूशन बनाया इस सॉल्वेंट का। इस सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल सबस्टांस ऐड करके आपने क्या किया, इसका सोल्यूशन बना लिया। अब इस सोल्यूशन का भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। मान लो लेट यू एडेड ए वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल सबस्टांस, नॉन वोलाटाइल सबस्टांस, ठीक है, नॉन वोलाटाइल सबस्टांस, एंड मेक ए सोल्यूशन, एंड मेक ए सोल्यूशन। आपने क्या किया कि सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलेटाइल सबस्टांस ऐड करके क्या बना दिया, एक सोल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया, सोल्यूशन बना दिया। अब इस सोल्यूशन का कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा ही होगा। मान लो इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, पी एस है, क्या है, पी एस। पी एस यूज किसके लिए यूज हुआ है, तो पी एस जो आपका शॉर्टकट नोटेशन यूज हुआ है, यूज हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जो आपने सोल्यूशन बनाया है बाय एडिंग नॉन वोलेटाइल सबस्टांस। और पी नॉट क्या था, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो पी नॉट ज्यादा होगा कि पी एस ज्यादा होगा, तो मेरे हिसाब से तो पी नॉट ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है, पहले अभी अभी तो इसके पहले वाले इससे पहले अभी जस्ट हमने बताया था कि नॉन वोलेटाइल सबस्टांस ऐड करने से क्या होता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर घट जाता है। ठीक है, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, यानी पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि ये क्वांटिटी बड़ी है। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, पी नॉट माइनस पी एस और इसको डिवाइड कर देते हो आप पी नॉट से। पी नॉट इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है पी नॉट। ये जो है ना, ये नॉट है, नॉट। हम लोग क्या पढ़ते हैं, नॉट पढ़ते हैं, नॉट। तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट, एक क्वांटिटी क्या कहलाती है आपकी, ये क्वांटिटी आपकी कहलाती है रिले, देखो ये जो क्वांटिटी है पी नॉट माइनस पी एस, एक क्वांटिटी कहलाती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग कितना घटा, वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई, यही तो बता रहा है। पहले कितना था पी नॉट, बाद में कितना हो गया, पी एस हो गया, तो कितना घटा, पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि ये जो क्वांटिटी होती है क्या होता है, ये क्या कहलाता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब इसको आप पी नॉट से डिवाइड कर देते हो, अब यहाँ पे मत लिखो,
जब यहाँ पे पी नॉट से डिवाइड कर देते हो तो ये जो क्वांटिटी होती है क्या कहलाता है, रिलेटिव, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की तुलना में, प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कितना कमी आई, यही क्या है, रिलेटिव, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, एक क्वांटिटी क्या कहलाती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब पढ़ते हैं हम राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ, राउल्ट, राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट ने क्या किया था, साइंटिस्ट थे राउल्ट। तो राउल्ट ने देखा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, तो बहुत सारे लिक्विड मिक्सर के ऊपर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। और इन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की और कुछ ला दिया, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, राउल्ट ला। तो मान लो सपोज दैट कि एक आपका लिक्विड मिक्सर है, और इस लिक्विड मिक्सर में सपोज दैट आपके तीन टाइप के लिक्विड है। एक लिक्विड है ए लिक्विड है बी, एक लिक्विड है आपका सी। ये तीनों को मिक्स करके एक लिक्विड मिक्सर बनाया गया। इन तीनों लिक्विड को मिक्स मिक्स करके क्या बनाया गया है, एक लिक्विड मिक्सर बनाया गया है। अच्छा, ये जो लिक्विड मिक्सर होगा इसका कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा ही होगा, इस लिक्विड मिक्सर का कुछ ना कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। मान लो इस लिक्विड मिक्सर का वेपर प्रेशर कितना है, तो पीएम है। क्या है, पीएम। व्हाट इज पीएम, तो पीएम इज वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सर। अब बात आती है, पीएम क्या था, तो पीएम आपने डिफाइन किया, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सर। तो राउल्ट ने देखा कि किसी लिक्विड मिक्सर का जो वेपर प्रेशर होता है वह किसके इक्वल होता है, तो वह इक्वल होता है समेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ, समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल लिक्विड कंपोनेंट, ऑल लिक्विड कंपोनेंट। कैसे डिफाइन करोगे, तो इनके इनके स्टेटमेंट के हिसाब से, किसके हिसाब से, मैं पे अब डिफाइन करता हूं भाई। इनके राउल्ट, राउल्ट ने जो स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बोल रहा था, राउल्ट ने क्या बोला था, राउल्ट ने बोला था कि किसी लिक्विड मिक्सर का जो वेपर प्रेशर होता है वह किसके इक्वल होता है, तो समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, जैसे मान लो कि ये लिक्विड मिक्सर है, अब इस लिक्विड मिक्सर का वेपर प्रेशर क्या है, पीएम है। तो एक किसके इक्वल होगा, तो पीएम इक्वल टू होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो कौन कौन से कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट आपका ए है, एक कंपोनेंट आपका बी है, एक कंपोनेंट क्या है आपका सी है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सी। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सर इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट
सी। अब जारी सी बात है, ये जो पूरा लिक्विड मिक्सर, जो लिक्विड मिक्सर है, इस पूरे लिक्विड मिक्सर का जो वेपर प्रेशर है, इस पूरे लिक्विड का जो, ये जो पूरा लिक्विड मिक्सर है, इस लिक्विड, पूरे लिक्विड मिक्सर का जो वेपर प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? तो वो इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक पीक इसका, इस पूरे, आपका पीएम क्या है, तो पूरे लिक्विड मिक्सर का वेपर प्रेशर, और इस पूरे लिक्विड प्रेशर में, लिक्विड वेपर प्रेशर में, मिक्सर, लिक्विड मिक्सर प्रेशर जो है आपका, इस पूरे में कंट्रीब्यूशन ए भी कर रहा है, इसमें बी भी कर रहा है कंट्रीब्यूशन, इसमें क्या कर रहा है, सी भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तब जाकर के आपको इन तीनों जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो आप क्या बनेगा, आपका पूरे लिक्विड मिक्सर के लिए आपका वेपर प्रेशर बनेगा। इसीलिए जो जितने भी कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या करने में, प्रेशर डेवलप करने में लिक्विड के, उन सारे कंपोनेंट का क्या कर दोगे आप, वेपर प्रेशर ऐड कर दोगे, तो ऐसा कुछ आएगा सिचुएशन। ठीक है, तो इनके हिसाब से, राउल्ट के हिसाब से क्या था, राउल्ट के हिसाब से एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ a mixture of, a mixture of two are more than two liquid, more than two liquid is equal to sum of partial vapor pressure, partial vapor pressure is equal to sum of partial pressure of, partial vapor pressure, partial vapor pressure of all component present in, present in लिक्विड मिक्सर, लिक्विड मिक्सर, लिक्विड मिक्सर के अंदर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, उस सारे कंपोनेंट का पार्शियल जो वेपर प्रेशर है, उनके समेशन के इक्वल किसका वेपर प्रेशर होगा, तो लिक्विड मिक्सर का वेपर प्रेशर होगा। जैसे मान लो सपोज दैट आपका, सपोज दैट एक लिक्विड मिक्सर है और इस लिक्विड मिक्सर में कितने टाइप के लिक्विड प्रेजेंट है, तो इसमें एन टाइप के, एन टाइप लिक्विड प्रेजेंट है। एक कंपोनेंट आपका ए है, मान लो एक कंपोनेंट, मान एक लिक्विड ए है, कोई दूसरा लिक्विड बी है, कोई तीसरा लिक्विड सी है, कोई चौथा लिक्विड डी है, और मान लो इसी तरीके से बहुत सारे आपके लिक्विड प्रेजेंट है इस लिक्विड मिक्सर के अंदर। मान लो आपका इस तरीके से कितने लिक्विड प्रेजेंट है, तो एन टाइप के लिक्विड प्रेजेंट है आपके इस लिक्विड मिक्सर के अंदर। तो आप बात करते हो इस पूरे लिक्विड मिक्सर के लिए, इस पूरे लिक्विड मिक्सर के लिए जो आप लिखोगे वेपर प्रेशर यानी पीएम, पीएम का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सर, तो किसके इक्वल होगा, तो राउल्ट, राउल्ट के हिसाब से इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, और प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। ठीक है, और डॉट डॉट करके पार्शियल प्रेशर आप मान लो ला डॉट डॉट, आप यहाँ पे डॉट डॉट छोड़ दो। ठीक है, डॉट डॉट करके छोड़। ठीक है, अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा बस उसको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ए जो कंपोनेंट जितना कंट्रीब्यूशन करेगा उसका प्रेशर, बी वाला कंपोनेंट जितना कंट्रीब्यूट करेगा उसका प्रेशर, सी वाला कंपोनेंट जितना कंट्रीब्यूशन करेगा उसका प्रेशर, और डी वाला कंपोनेंट जितना कंट्रीब्यूशन करेगा उसका प्रेशर। मान लो कि एक लिक्विड मिक्सर है और इस लिक्विड मिक्सर के अंदर कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो एन कंपोनेंट प्रेजेंट है। कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है,
तो एन कंपोनेंट आपके प्रेजेंट है, यानी एन टाइप के लिक्विड आपके प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि इस पूरे लिक्विड मिक्सर के लिए जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन दिस लिक्विड मिक्सर। इस लिक्विड मिक्सर में टोटल जितने कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन सारे कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर का समेशन के इक्वल होगा वेपर प्रेशर आपका, पूरे लिक्विड मिक्सर के लिए वेपर प्रेशर। तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, पीएम इजकल टू, मान लो दो, पीएम इजकल टू निकल के आएगा आपका P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट करके Pn। P1 क्या है, तो पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर आप कंपोनेंट फर्स्ट, फर्स्ट कंपोनेंट का, फर्स्ट कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर। P2 क्या है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर आप कंपोनेंट टू। P3 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर आप कंपोनेंट थ्री। और Pn क्या है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट nth कंपोनेंट, ये nth कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है, तो Pn है। इस तरीके से आप एक जनरल तरीके से, इस तरीके से राउट लॉ को लिख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा करके इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ाता हूँ। जैसे मान लो कोई लिक्विड है और लिक्विड के अंदर तीन टाइप के लिक्विड प्रेजेंट है, A B C। ए है, ठीक है। अब मान लो इस लिक्विड मिक्सर के अंदर नंबर ऑफ, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, जो ए कंपोनेंट है, इस ए कंपोनेंट का कितना मोल प्रेजेंट है, तो एन ए, एन ए नंबर ऑफ मोल ऑफ ए आपका है। बी वाले कंपोनेंट का, जो बी कंपोनेंट है, इस बी, ए बी जो कंपोनेंट है, ये बी कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल कितना है, तो एन बी। और सी कंपोनेंट का जो आपका नंबर ऑफ मोल है कितना है, एन सी है। ठीक है, अगर मैं इसे बात करूं, इस लिक्विड मिक्सर के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए है। और इस लिक्विड मिक्सर के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी कितना है, एक्स बी है। और इस लिक्विड मिक्सर के अंदर कंपोनेंट सी का मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्स सी है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ के हिसाब से आप लिखोगे पी एम इजकल टू पार्शियल प्रेशर आप ए, पार्शियल प्रेशर आप बी और पार्शियल प्रेशर आप सी। तीन टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट थे, ए बी सी, और तीनों के लिए पार्शियल प्रेशर का हमने समीशन कर दिया। तो क्या मिल गया, पार्शियल सॉरी, क्या मिल गया, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सर। ठीक है, लिक्विड मिक्सर का वेपर प्रेशर आपको मिल गया जब आपने सारे कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर का एडिशन कर दिया। अब देखो, जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी कंपोनेंट का, वह किसके इक्वल होता है, तो यह इक्वल होता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए। यहाँ पे पी नॉट ए, पी ए नॉट क्या है, तो दिस इज वेपर प्रेशर, क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट। ठीक है, ये क्या है,
पी ए नॉट क्या है? तो पी ए नॉट है आपका वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। यानी ये जो मिक्सर है ना, इस मिक्सर में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट थे? ए बी सी। अगर सपोज दैट आप ऐसा मान लो कि कंपोनेंट बी और सी प्रेजेंट है ही नहीं, इस लिक्विड मिक्सर के अंदर बी एंड सी नहीं है, बी एंड सी नहीं होंगे, तो क्या बचेगा? यहाँ पे केवल ए बचेगा। यानी इस समय ये जो प्रेशर डेवलप करेगा, ये कंपोनेंट आपका कंपोनेंट ए, जब अदर कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट होंगे तो उस समय जो प्रेशर होगा वही क्या कहलाएगा? यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट। यानी ए लिक्विड का देखो, ये जो पीए लिखे हो ना, ये पीए है क्या? तो पीए आपका है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। और पार्शियल शब्द तब लगता है जब, पार्शियल शब्द तब लगता है जब कई सारे, माने पार्शियल तब लगता है जब आपका कुछ और भी चीजें उसके साथ में प्रेजेंट हो। पार्शियल का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन की बात हो गई, कंट्रीब्यूशन का मतलब और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, ठीक है, तब की बात हो रही है। और प्योर स्टेट का मतलब कि जब अदर लोग नहीं है, आप ही केवल हो, ठीक है। तो लिक्विड जो ए है, इस लिक्विड ए का, जब इस लिक्विड ए में कोई भी अदर कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट होगा, उस समय इसका जो वेपर प्रेशर होगा, उस समय वेपर प्रेशर को क्या बोला जाएगा? तो बोला जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, ठीक है। और एक्स क्या है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड मिक्सर, ठीक है। सेम तरीके से आप लिखोगे, सेम तरीके से अगर लिखोगे, अगर आप पी बीच कल टू क्या होगा? तो पी बीच कल टू होगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी। और पी सी कल टू क्या होगा? तो पी सी नॉट इंटू एक्स सी, ठीक है। ये आपके इस तरीके से लिखाएंगे, इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब जो आपने इक्वेशन लिखा था, कौन सा इक्वेशन? कि पी एम इजकल टू पी ए प्लस पी बी और प्लस पी सी। इसके जगह क्या लिख सकते हो? पी ए के जगह लिख सकते हो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी प्लस पी सी नॉट इंटू एक्स सी। अच्छा, एक्स ए क्या है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। एक्स बी क्या है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। और एक्स सी क्या है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी, ठीक है। अब अब इस मोल फ्रैक्शन को आप नंबर ऑफ मोल के टर्म में इसे आप कन्वर्ट करो, तो क्या लिखा जाएगा? पी ए नॉट एक्स ए नॉट मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो? तो मोल फ्रैक्शन निकालते हो, जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। और इस पूरे लिक्विड मिक्सर के अंदर कितने, देखो तीन, तीन लिक्विड थे, ए एंड ए बी सी। और नंबर ऑफ मोल आप कंपोनेंट ए कितना था? एन ए। नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी कितना था? तो एन बी। और नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट सी कितना था? तो एन सी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा भाई? तो यहाँ पे लिखाएगा एन ए। टोटल नंबर ऑफ मोल कैसे मिलेगा? तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। यहाँ पे आप लिख सकते हो एन ए एन बी प्लस एन ए प्लस एन सी। सेम तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तीसरे के लिए क्या लिखोगे? पी सी नॉट इक्वल टू एन सी बाई एन ए एन बी प्लस एन सी, ठीक है। ये लिखाएगा आपका पी एम।
पी एम लिखा है, ठीक है? इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर इसको और ज्यादा कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे लिखो कि पी एम इजकल टू पी ए, पी ए नॉट। अब इसको और ज्यादा कन्वर्ट करोगे, ऐसे कर लो। ए क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है? तो मोल कैसे निकाला जाता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है? डब्ल्यू ए क्या है? तो वेट ऑफ कंपोनेंट ए, और स्मॉल एम ए क्या है? तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपोनेंट ए। इसी तरीके से आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। बहुत बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखाएगा, बहुत बड़ा बन गया। अब वो सिंपल सी चीजें याद रखे रहना। पी एम इजकल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। आप पार्शियल प्रेशर जब निकालने की बात आएगी तो पार्शियल प्रेशर आप एनी कंपोनेंट कैसे निकालोगे? तो आप इसी के लिए निकालना चाहते हो, क्या लिखोगे? पी ए नॉट इंटू एक्स बी। पी ए नॉट क्या था? तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन प्योर स्टेट, और एक्स बी, सॉरी एक्स ए क्या था? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है? और पीए क्या था? तो पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है? अब बात आती है, अभी तक हमने जो राउट लॉ के बारे में बात किया है, राउट लॉ किसके, राउट लॉ के बारे में जो हमने जिक्र किया था, वो जिक्र किया था किसके केस में? राउट लॉ जो दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था? तो लिक्विड मिक्सर के लिए, लिक्विड मिक्सर के लिए। लिक्विड मिक्सर का मतलब क्या हुआ आपका? कि जो मिक्सर बन रहा है वो कई सारे लिक्विड को मिला के बन रहा है। क्या है? कई सारे लिक्विड को मिला करके बन रहा है लिक्विड मिक्सर, ठीक है? तो लिक्विड का, हर एक लिक्विड का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। इसीलिए हम इस तरीके से डिफाइन किए थे कि सारे जितने भी कंपोनेंट है, सारे कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर का एडिशन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? पूरे लिक्विड मिक्सर के लिए वेपर प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने पढ़ा लिक्विड मिक्सर के लिए राउट लॉ, अब पढ़ेंगे राउट लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। जैसे मान लो कोई लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर क्या डिजॉल्व कर दिया जा रहा है? सॉल्यूट, कोई सॉलिड डिजॉल्व कर दिया जा रहा है। क्या डिजॉल्व कर दिया जा रहा है? कोई सॉलिड ऐड कर दिया जाता है इस लिक्विड के अंदर, ठीक है? तो आपका क्या बन गया? सोल्यूशन बन गया। तो इस सोल्यूशन का यहाँ पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा? जो सोल्यूशन बन रहा है आफ्टर एडिशन ऑफ सॉलिड इन दिस लिक्विड, वो क्या है? पी एस है। तो पी एस इक्वल टू क्या होगा आपका? देखो, सपोज दैट आपका
जो लिक्विड था ए था, क्या था, ए था। ये जो सॉल्वेंट था वो क्या था आपका, ए था। कोई सॉल्वेंट ए है, और जो सॉलिड है वो कोई क्या है, जो सॉलिड है वो आपका बी है। सॉलिड है जो सॉलिड आप ऐड कर रहे हो वो कौन सा सॉलिड है, तो सॉलिड है बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तो दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे सोल्यूशन के अंदर। कौन कौन से, एक आपका कंपोनेंट ए और दूसरा कंपोनेंट बी, तो क्या निकल के आएगा, पार्शियल प्रेशर आप ए प्लस पार्शियल प्रेशर आप बी। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर को कैसे लिखते हो, तो ऐसे लिखते हो पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। आप जानते हो, अच्छे से जानते हो कि सॉलिड का कोई भी क्या नहीं होता है आपका, वेपर प्रेशर नहीं एग्जिस्ट करता है। वेपर प्रेशर, कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होता, यानी फॉर ए सॉलिड देयर इज नो एनी वेपर प्रेशर। सॉलिड का कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होता है, इसलिए क्योंकि सॉलिड तो सॉलिड है, सॉलिड तो, अब सॉलिड, अब कोई सॉलिड रखा है, ठीक है, अब वो भी किस कैसा है, नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब वेपर में तो चेंज होगा नहीं, अब वेपर में चेंज होगा नहीं तो इसका कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप बात करते हो कौन सा कंपोनेंट आपका सॉलिड स्टेट में था, तो बी वाला कंपोनेंट। तो यानी यहाँ पे पी बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि जब आप प्योर प्योर कंपोनेंट का प्योर, जब का जो बी कंपोनेंट है, इस बी कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है। तो पी पी बी नॉट इक्वल टू क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ठीक है, आपका सॉलिड कंपोनेंट कौन सा था, बी वाला कंपोनेंट, और बी, अब क्या पे क्या बोलेगा, सॉलिड के लिए कोई भी वेपर प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो पी बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप जीरो रख दोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या निकल के आएगा, पी एस इक्वल टू पी, सॉरी, क्या निकल के आया, पी ए, और पी ए का मतलब पी ए नॉट इंटू एक्स। अच्छा, ये जो आपका मिक्सर बन रहा है, इस मिक्सर में, इस सोल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, ए एंड बी। मान लो कि मोल फ्रैक्शन आप ए कितना है, एक्स से, और दूसरे बी वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है, एक्स बी। और टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है आपको पता होता है, किसी भी मिक्सर का जो टोटल मोल फ्रैक्शन का समेशन होता है, किसी भी मिक्सर के लिए जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उन सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, का समेशन वन होता है। तो यहाँ पे एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू जी वन। एक्स ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, वन माइनस ए वाली क्वांटिटी इधर ले जाना तो माइनस में हो जाएगा, क्या बनेगा, तो यहां से निकल के आएगा एक्स ए इक्वल टू वन माइनस एक्स बी। क्या निकल के आएगा, वन माइनस एक्स बी। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई अंदर करो तो पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी, क्या निकल के आएगा, एक्स बी। ठीक है, इस तरीके से निकल के आएगा। ओके, अब बात करते हो आप अगर, देखो क्या निकल के आया, पी एस इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। आप बात करते हो, इसको, इस क्वांटिटी को इधर ले आओ, और इस क्वांटिटी को इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा आपका, पी ए नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स पी। ठीक है, ये आएगा, तो यहां से निकल के आया पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई एक क्वांटिटी यहाँ पे आप नीचे लाओगे क्या बन जाएगा,
पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, तो कुछ ऐसा बना आपका, क्या बना ऐसे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्स बी इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आया, जब आप सॉलिड ऐड कर रहे थे लिक्विड के अंदर। ठीक है, अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखो, शुरुआत में क्या ले आपने लेके चला था, कोई लिक्विड था, और लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड मटेरियल जो नॉन वोलाटाइल नेचर का है, उसको आपने ऐड किया था, और उस सिचुएशन ऐसा बना, मैथमेटिक्स अप्लाई किया, और मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन आपको मिला। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है, क्या निकल के आया, तो निकल के आया पी ए नॉट माइनस पी एस बाई पी ए नॉट। ठीक है, इक्वल टू एक्स बी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कहूं एक्स बी क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, सॉलिड जो सोल्यूट का काम कर रहा है, आप ऐसा बोल सकते हो कि किसके इक्वल होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अच्छा, पी ए नॉट क्या था, लिक्विड का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, यानी जब ये लिक्विड लिया गया था, तो जब ये प्योर था, इसमें कोई अदर चीज नहीं मिला था, यानी ये सॉल्वेंट का काम कर रहा था। ठीक है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, सॉल्वेंट का। अब मान लो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यानी पी नॉट, आप पी ए को, पी ए नॉट को किससे रिप्लेस कर दे रहे हो, पी नॉट से। ठीक है, और पी एस को पी एस रहने देते हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स। ठीक है, एक्स आपका आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, एक्स क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब लेटस, मान लो, लेटस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और कैपिटल एन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कैपिटल एन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है। तो यहाँ पे से क्या निकल के इक्वेशन फर्स्ट से आएगा, तो इक्वेशन मान लो स्टार है, फर्स्ट है। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। ठीक है, इस तरीके से आए, यहां से ये चीज वैल्यू निकल के आई आपकी। ठीक है,
अगर मैं कहूं कि इसको ऐसे भी तो आप लिख सकते हो, पी नॉट बाई पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इजकल टू स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, तो यहां से आपको निकल के आएगा क्या, ए वन हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन माइनस पी एस बाई पी नॉट इजकल टू स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आप बात करते हो एक क्वांटिटी आप राइट हैंड साइड ले जाते हो तो क्या बनेगा आपका, पी नॉट बाई, सॉरी, पी नॉट कहां से आ गया, यहां से आपको वैल्यू निकल के आई कि पी एस बाई पी नॉट इजकल टू वन माइनस स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, ऐसा निकल के आया, तो क्या है यहाँ पे, क्या आएगा, पी एस बाई पी नॉट इजकल टू, आप देखो एक क्वांटिटी यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यही आएगा। ठीक है, एक क्वांटिटी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ से ये वाली क्वांटिटी कट गई और यहाँ पे क्या बना, कैपिटल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, यहाँ तक आई इस बात समझ में। तो अगर आप निकालना चाहते हो पी एस तो क्या निकल के आएगा, पी नॉट इंटू दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और पी नॉट क्या था आपका, पी नॉट आपका था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर निकल के आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, तो आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आपका निकल के आ रहा है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इंटू सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, यानी टी एस प्रोपोर्शनल टू किसके, यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो किसी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू सोल्यूशन वेपर प्रेशर। ठीक है, सोल्यूशन का, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सोल्यूशन का क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। यहां तक बात एकदम क्लियर कट है, यानी कि स्टेटमेंट यहां से निकल के आ सकता है क्या, नेक्स्ट पेज लेता हूं मैं, यहां से कि स्टेटमेंट निकल के आया, कैसा स्टेटमेंट निकल के आया कि द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, मोल फ्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहां से निकल के आया। ये सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, तो सोल्यूशन आपका होना चाहिए नॉन वोलाटाइल
सबस्टांस का किसी लिक्विड के अंदर सोल्यूशन होना चाहिए, तब ये चीज लागू होती है। और उस समय जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये चीजें निकल के आई। अगर हम बात करें फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, समय कितनी, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। हम अगले अपने लेक्चर में डिस्कशन करेंगे राउट लॉ। राउट लॉ फिर से पढ़ेंगे, बट राउट लॉ फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। मान लो जो सोल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूट है, तो उस केस में राउट लॉ के लिए क्या मैथमेटिक्स लगेगा, उसके बारे में देख लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, काफी समय हो गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।